12th फेल मूवी का ये सीन वन ऑफ द बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है। बताता हूँ क्यों। तो जब मनोज इंटरव्यू देने के लिए रूम में एंटर करता है तो कैमरा सिर्फ उसी पे ही फोकस रहता है और उसके चेयर पे बैठने के बाद देन हमें इंटरव्यूअर्स को दिखाया जाता है। और अगर तुमने एक बार भी अपनी लाइफ में किसी भी टाइप की कंपनी और जॉब के लिए इंटरव्यू दिया होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि रूम में एंटर करते ही तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। लाइक तुमने क्या पहना है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम कैसे चल रहे हो, तुम कैसे ग्रीट करते हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे बैठने का तरीका कैजुअल है या नहीं। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो यहाँ इस सीन में हमें मनोज को इंटरव्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है जो कि उसे पसंद नहीं करते और उसे जाने के लिए कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में जब मनोज फिर से रूम में एंटर करता है तो इस टाइम हमें इंटरव्यूअर्स को मनोज के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था कि वो अब इन सभी को कैसे परसुएड करेगा कि वो ही इस जॉब के लिए सही है। तो इन दो डिफरेंट सीन्स में हमें दो डिफरेंट रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग एंड क्लेवर है। और इंटरव्यू से पहले जब श्रद्धा मनोज की कटिंग करवा के सूट बूट पहना के उसे बाबूजी बना के इंटरव्यू के लिए तैयार करती है तो उसके बाद से मनोज नर्वस फील करता है और उसके जूतों से भी आवाज आती है। बस जूते थोड़े टाइट हैं। जिससे कि मेटाफोरिकली मनोज के इनर थॉट्स को रिप्रेजेंट किया गया था कि अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो क्या श्रद्धा मेरे साथ रहेगी। और फिर लेटर पढ़ने के बाद ही मनोज की सारी नर्वसनेस खत्म होती है। इसके बाद वो दिल पे हाथ रख के इसका जवाब भी देता है। अच्छा लग रहा है। और इसी लेटर वाले सीन में एक और कमाल की डिटेल भी है। तो जब श्रद्धा को दिखाया जाता है तो उस टाइम या तो यही म्यूजिक चलता है या फिर ये वाला, और ये दोनों ही म्यूजिक तभी चलते हैं या तो श्रद्धा उस सीन में होती है या फिर श्रद्धा और मनोज दोनों उस सीन में होते हैं। बट इस लेटर वाले सीन में फर्स्ट टाइम सिर्फ मनोज के होने पर ही ये म्यूजिक चला है। कि चाहे मनोज के जो मिले या ना भी मिले बस श्रद्धा अब हमेशा उसके साथ है। और अपने इंटरव्यू के दौरान जब मनोज कहता है हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं, तो एक्चुअल में ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है जो कि मनोज के स्कूल में लिखा होता है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। एंड मनोज अपने इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी एक कोट बताता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जिसका एक स्टिकी नोट मनोज ने अपने रूम में लगाया होता है जब वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। और इस वीडियो में तुम्हें 12th फेल मूवी से जुड़ी ऐसी कमाल के 21 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स पता चलेंगे। लाइक मूवी की शुरुआत में जब पांडे अपने इस दरवाजे को खोलता है तो उसकी एक कुंडी थोड़ी सी अटकती है और 4 साल बाद जब मनोज उससे मिलने के लिए आता है तो उस टाइम भी कुंडी वैसे ही अटकती है, जिससे कि हमें पांडे की इमोशनल एंड मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे उसने अब तक इस कुंडी को ठीक नहीं करवाया तो वैसे ही उसकी खुद की कंडीशन भी है, क्योंकि वो जैसे 4 साल पहले यहाँ पे आया था तो अब भी वो वैसा ही है। तो इसलिए इस सीन में जब पांडे कहता है ऐसे वक्त में मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया, तो उसके बाद ही पांडे को अपनी लाइफ का नया मकसद मिलता है जो कि होता है टीवी रिपोर्टर बनने का। तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना। और इसी सीन में जब श्रद्धा बताती है कि उसके डैड ने प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए, और यही हमें बाद में देखने को मिलता है क्योंकि जिस व्हाइट एम्बेसडर में ये दोनों यूपीएससी जाते हैं तो उसका प्लेट नंबर यूएस से स्टार्ट होता है, मीनिंग उत्तराखंड। और मसूरी जहाँ पे श्रद्धा रहती है तो वो उत्तराखंड में है। और मूवी का यही सीन जब मनोज श्रद्धा को आई लव यू बोलने और दुनिया उल्टी पुल्टी करने के लिए मसूरी जाता है तो ये इस मूवी का सबसे लॉन्गेस्ट शॉट है, वो भी 4 मिनट का। क्योंकि इस सीन में मनोज का श्रद्धा के घर में एंटर करना, उसका फोन पे बात करना और फिर यहाँ से जाना, तो इस पूरे सीन को एक ही बार में शूट किया गया था। और ये सीन मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने कई बार रिपीट करके देखा है क्योंकि ये मुझे बहुत ही फनी लगा था। बस तुम एक बार आई लव यू बोल दो फिर मैं दुनिया उल्टी पुल्टी कर दूंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा श्रद्धा। जब मनोज स्टडी के लिए गांव से बाहर जा रहा होता है तो वहीं पीछे में आसमान में सिर्फ एक सिंगल बर्ड देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बर्ड को बैकग्राउंड में डिजिटली सीजीआई से ऐड किया गया था एंड सेकंड इसके जरिए हमें मनोज की अपकमिंग जर्नी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि अब वो आगे कैसे अकेले अपने मुकाम तक पहुंचेगा। बस जब मनोज दिल्ली पहुंचता है तो वहाँ पर हमें वैसे ही बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं, शोइंग दैट कि मनोज के जैसे यहाँ पर हजारों लोग और हैं जो कि उसके जैसे यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। एंड एग्जाम के बाद मनोज भी बाकी बच्चों की तरह साइबर कैफे में अपना रिजल्ट चेक करने के लिए जाता है और वो ऐसा 4 सालों में 4 बार करता है। बट इन रियलिटी इन चारों सीन्स को ऑन लोकेशन सिर्फ 3 घंटों में शूट किया गया था विद डिफरेंट बैकग्राउंड कैरेक्टर्स। और रिजल्ट्स के बाद हमें पांडे को उसके डैड के साथ जितनी भी बार फोन पे बात करते दिखाया गया है तो उस टाइम हमें उसके डैड की आवाज सुनने को नहीं मिलती, जो कि वन एंड ओनली टाइम हमें सिर्फ इस 4th टाइम में जाके सुनाई देती है।
जो कि एक्चुअल में इस मूवी के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा की आवाज है। मूवी की शुरुआत में जब मनोज और उसकी फैमिली को एक साथ में खाना खाते दिखाया जाता है तो ये सीन लियोनार्डो डा विंची की द लास्ट सपर पेंटिंग से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसी सीन में ही लास्ट टाइम हम ये पूरी फैमिली साथ में देखने को मिलती है। जिसके बाद ये सभी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं और फिर पूरी मूवी में हमें एक साथ में देखने को नहीं मिलते। और इस मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही लंबा कास्टिंग प्रोसेस चला था, जिनमें श्रद्धा, पांडे, गौरी भैया, रणवीर, पुष्पा, दादी, तो इनमें हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए 35 से भी ज्यादा एक्टर्स को टेस्ट किया गया था और उनके बाद मूवी में हम ये फाइनल एक्टर्स देखने को मिले हैं। तो वहीं पर मनोज कुमार शर्मा के रोल के लिए सिर्फ एक्टर विक्रांत मैसी को ही टेस्ट किया गया था एंड देन ही गॉट द रोल। और इस एक्टर ने अपने इस गांव वाले लुक को अचीव करने के लिए किसी भी तरीके का मेकअप अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि विक्रांत मैसी ने एक्चुअल में गांव में रह के अपने इस कालेपन या कह सकते हो टैन स्किन को अचीव किया था, जिससे कि इनकी स्किन कई जगह से जल भी गई थी, जो कि हमें इस दादी वाले सीन में और इस मसूरी वाले सीन में देखने को मिलती है। और मूवी में भी इसे बिना किसी छेड़छाड़ के ऐसे ही रहने दिया है टू मेक इट मोर नेचुरल। एंड मूवी में मनोज का जो गाँव दिखाया गया है तो उसकी सभी सीन्स और शूटिंग एक एक्चुअल गाँव में की गई थी, जो की चंबल रिवर के पास है, जिसके लिए फिल्म मेकर्स को हर रोज 3 घंटे ट्रेवल करके इस गाँव में आना पड़ता था। सिमिलरली मूवी में हमें जो आटा चक्की देखने को मिली है तो फिल्म मेकर्स ने इसके लिए आगरा, ग्वालियर, दिल्ली एंड मुंबई में 150 से भी ज्यादा आटा चक्कीस को देखा था, ताकि वो एक एक्चुअल लोकेशन पे इन सीन्स को शूट कर सके। बट कहीं पर भी एक मनपसंद लोकेशन ना मिलने पर मूवी के लिए इस आटा चक्की सेट को एक्चुअल में बनाया गया था। और ऐसा ही कुछ इन यूपीएससी बिल्डिंग वाले सीन्स में भी किया गया है, क्योंकि फिल्म मेकर्स को सिर्फ इस यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर ही शूटिंग करने की परमिशन मिली थी, इन्हें बिल्डिंग के अंदर जाना अलाउड नहीं था। जिसके बाद इन्होंने इमेजेस रेफरेंस लेके इस यूपीएससी बिल्डिंग के इन स्ट्रक्चर का ये एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार किया था, जो कि इतना रियलिस्टिक था कि यूपीएससी बिल्डिंग में काम करने वाले लोग भी इसे देख के हैरान थे। और ऐसे ही कुछ कमाल इस बस स्टैंड को दिखाने के लिए भी किया गया है, क्योंकि मूवी में हमें जो बस स्टैंड और भोजनालय देखने को मिलता है जहाँ पर मनोज और पांडे पहली बार मिलते हैं, तो इन सीन्स को आगरा के एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन पे शूट किया गया था, जो फोटो तुम अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। और मूवी में से देख के बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन है। और 12th फेल मूवी की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है विदु विनोद चोपड़ा का, क्योंकि इन्हें इस स्टोरी और स्क्रीन प्ले को राइट करने में लगभग 3 साल लगे हैं, जिस दौरान इसके 200 से भी ज्यादा रीराइट्स हुए हैं, जिसमें पहले इस मूवी को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले थे। बट इतने लंबे चौड़े राइटिंग प्रोसेस के दौरान विदु चोपड़ा इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। दैट्स व्हाई इन्होंने खुद इस मूवी को डायरेक्ट किया है। दुष्यंत सिंह, जिसे देख के मनोज को एक बेटर पर्सन बनने की अपनी सबसे पहली इंस्पिरेशन मिलती है। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर, कैसे बनूंगा सर? तो इस कैरेक्टर को पहले मूवी में सिर्फ एक कैमियो के तौर पे ही रखा जाने वाला था, जिसे संजय दत्त, अनिल कपूर, फरहान अख्तर, जावेद जाफरी और रामचंद्र में से कोई एक एक्टर प्ले करता। बट इन बड़े एक्टर्स के कैमियो से मूवी डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाए, तो इसलिए से प्ले किया है एक्टर प्रियांशु चटर्जी ने, ताकि मूवी रियलिस्टिक और ऑथेंटिक बनी रहे। और इस मूवी की जो मैं लास्ट डिटेल बताने जा रहा हूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो जब इस ट्रूथ एंड डेयर वाले सीन में श्रद्धा को गाने के लिए कहा जाता है तो एक्टर स्मिता शंकर ने खुद इस सॉन्ग को ऑन लोकेशन गाया था, और इन्होंने ये सॉन्ग कुछ ज्यादा ही अच्छा गा दिया था, जिससे कि ये एक प्लेबैक रिकॉर्डिंग की तरह लगने लगा था। जिसके बाद साउंड एडिटर्स ने जानबूझकर इनकी सिंगिंग के साथ छेड़छाड़ करके इसे फॉल्टी एंड इम्परफेक्ट बनाया था। I mean, ये तो सुना था कुछ लोगों के गानों को ऑटो ट्यून से सही किया जाता है, बट यहाँ पर एक परफेक्ट सॉन्ग को खराब किया गया था। और इसी सीन के बैकग्राउंड में कैमियो होता है रियल लाइफ मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी का। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें इस मूवी में सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन सा लगा, क्योंकि मेरा फेवरेट तो गौरी भैया है, क्योंकि खुद के हार के बाद दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं एंड गौरी भैया इज वन ऑफ देम।